पेशावर के अंदर इतना बंदा था कि इनकी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को गिरफ्तार करने की। फिर हर शहर आगे बढ़ता रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो कोशिशें कर रहे हैं ना, यानी मीडिया के ऊपर गलत खबरें चलवानी और इस तरह की बातें करनी, ये समझ आ रही है कि इससे इनको तकलीफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हुक्म देती है तो इस वक्त तक यहाँ तक बातें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म बहुत से इदारे नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? क्यास होगा, मुल्क में इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी। और इसमें हुकूमत ये चाहती है कि वो सियासी शहीद बने, ये चाहते हैं कि कोई गैर आईनी इक़दाम हो और वो लंबे अरसे के लिए हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया होगा हमारे मुल्क में। फिर कोई इदारा महफूज नहीं रहेगा, जिसकी वजह से अवाम और रियासत के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसका ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। मुल्क में एक जानिब जहां सियासी तनाव के साथ साथ मईशत गिरती जा रही है, वहीं दूसरी जानिब अदलिया मुखालिफ मुहिम नून लीग का वतीरा बन चुका है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो ये कोई नई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून पहले भी आला अदलिया को आड़े हाथों ले चुकी है। आज से तकरीबन 6 साल पहले जब उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को आला अदलिया ने नाअहल करार दिया था, उस वक्त भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अदलिया के खिलाफ कुछ ऐसा ही प्रोपेगेंडा लॉन्च किया था। मुल्क में मईशत रोज बरोज गिरती जा रही है, शहरी बेहाल होता जा रहा है, महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है, आम आदमी की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। लेकिन हुकूमत है कि अपनी मन मौज में मस्त है। तरजीह फहरिस्त में अवाम कहीं दिखाई नहीं दे रही। शायद यही वजह है कि इलेक्शन को तवालत दी जा रही है। माजी में दिया गया शहबाज शरीफ का बयान अगर आज सुना जाए तो लगता है जैसे शहबाज शरीफ खुद अपनी गुड गवर्नेंस का एतराफ कर रहे हैं। वो एतराफ किन अल्फाज में किया जा रहा है, जरा सुने। डेफिसिट जो है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनके कंट्रोल में नहीं है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये खसारे को कंट्रोल कर सके। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा लेथार्जिक, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। नाज़रीन किराम, यकीनन इस बयान में शहबाज शरीफ साहब दुरुस्त अल्फाज में कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं और मौजूदा हालात का सही रुख अवाम को दिखा रहे हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब ने, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे अहसान खावर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और सिद्दीक जान साफ़ी और तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अहसान खावर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त अदलिया मुखालिफ मुहिम धड़ल्ले से जारी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक मरतबा फिर इस मुहिम को बिल्कुल फ्रंट पे आके लीड कर रही हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक एग्जाम्पल बना के। लेकिन मुकदमात तो सारे पीटीआई पर होते हैं। इस वक्त चल क्या रहा है? जी देखिए, बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, आपको पता ही है कि उनकी सियासी सूरत हाल क्या है, उनकी जो कारकर्दगी है वो तो सबके सामने। और आपने शहबाज शरीफ साहब की अपनी बात सुनवाई कुछ अर्सा पहले की, और जब आप आज के तनाजुर में देखते हैं तो बड़ी वाज़ेह बात हो जाती है कि इन्होंने तो ये हुकूमत ने अपने मुंह पे आप ही कालक मान लिया। अच्छा, अब बात यह है कि होता ये था कि जब आप ऐसी सूरत हाल में हों तो आप आरा लेते हैं, क्योंकि आइन के अंदर कई तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जिस तरह हमने पंजाब और केपी में इलेक्शन जब करवाने की बात की, असेंबलियाँ तोड़ी, तो जाहिर है कि लोगों में जो गम और गुस्सा है, लोगों का ख्याल था कि इलेक्शन में निकलेंगे, इनके खिलाफ वोट देंगे तो थोड़ा सा प्रेशर कम होता है। अब लगता ये है कि जैसे मरियम नवाज ने और उनकी पार्टी ने ये ठान लिया है कि हर कीमत पे इक़्तिदार से चिमटे रहना है और ना मुल्क का ख्याल करना और ना आइन का ख्याल करना है। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। उसकी वजह यह है कि अगर आइन खुदा न खास्ता इस मुल्क पे पामाल हो जाता है या आइन नहीं तो फिर तो जो जमहूरी ताकतें हैं उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। तो ये जो जजों के खिलाफ इन्होंने मुहिम शुरू की है, ये उसी का पार्ट है। देखें, 2 जज साहिबान ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये चीफ जस्टिस को ख़त लिखा कि आप सुओ मोटो आज खुद नोटिस लें। इन्होंने उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी कि जी इन दोनों जजों को निकाल दें। मतलब उनका ये था कि इनको कैसे हिम्मत हुई ये कहने की कि आज खुद नोटिस लें।
और आप ये देखें कि ये जो 9 मेंबर बेंच बैठा है, इसके अंदर 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो हैं जो उस बेंच में थे जिन्होंने कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया था। जिस फैसले की बुनियाद पे ये हुकूमत खड़ी हुई है, उस फैसले में 5 जज साहिबान वो थे जो आज के बेंच में शामिल हैं। लेकिन हमने तो ना उस वक्त इनकी किरदार कशी की, ना हमने उस वक्त मुतालबा किया, ना आज किया। अच्छा, ओपन एंड शट केस भी है आइन का, आपके सामने है कि आइन के अंदर आर्टिकल 224 में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जी 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। Exactly. तो अब ये जजों के खिलाफ इस मुहिम पे चले हैं ताकि उनको सियासी ब्लैकमेल करें, एक प्रेशर बने, और जो आइन के अंदर वाज़ेह चीज़ लिखी है उसके अंदर भी अदालतें जो हैं इनकी कोशिश ये है कि वो बात ना करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आइन के अंदर ना तो कोई जगह है, ना लोगों के दिलों में जगह है, ना मुल्क के ऐसे हालात हैं कि ये हुकूमत जो है मज़ीद इस तरह चल सके। राइट, पॉइंट टेकन। शुएब शाहीन साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त अदलिया मुखालिफ एक मुहिम तो चल रही है, सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, स्टेट टेलीविज़न भी हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीर दिखा रहा है। जब मरियम साहिबा बोलती हैं तो साथ आपका PTV भी दिखा रहा होता है। तो आपको लगता है कि इस पर कोई एक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रेसिडेंट तो इस तरह के हैं, इस तरह का जब भी कुछ होता है तो? लेकिन जब एक्शन लेना होता है ना, तो इमरान खान साहब ने एक जलसे में कहा था एक एडिशनल जज साहिबा के मुतालिक कि मैं लीगल एक्शन लूँगा। उस पर नोटिस भी हुआ, उसमें कहा गया कि ये कंटेम्प्ट नोटिस भेज रहे हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है और जुडिशल कंटेम्प्ट भी है, और डायरेक्ट शो कॉज नोटिस दिया था। ये भी नहीं कहा था सोमोटो भी था, डायरेक्ट शो कॉज नोटिस भी था, और ये कहा था कि पर्सनली अपीयर हूँ। और जब मैं उनको डिफेंड भी करता रहा, जब हम पेश हुए और कोर्ट में उस वक्त चीफ जस्टिस अतमिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बाकी ऑनरेबल 4 जजेस थे, तो जब इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने लीगल एक्शन की बात की थी, ये कौन का सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल मैंने बात की, मेरा मकसद कंटेम्प्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आपने लीगल एक्शन की बात भी की थी, अगर जलसे में कह के आप बात करेंगे तो इसका मतलब है एक पेंडिंग केस के मुतालिक बात करना अदरवाइज़ कंटेम्प्ट है। नंबर 2, जब आप जलसे में जिस अंदाज से गुफ्तगू करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो जस्टिस सिस्टम हमारा मुतासर होगा। निज़ाम इंसाफ को आपने इंसाफ का ऊपर आपका ये अटैक तस्वर होगा। बहरहाल वो उन्होंने माफ़ी मांगी और इशू क्लोज डाउन हुआ। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त मैक्सिमम आपका मीडिया, नंबर 2 आपकी एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 3 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नंबर 4 तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्सेप्ट जमात इस्लामी, जिस पे PDM में सारी जो इत्तेहादी जमातें बैठी हुई हैं, और उसके साथ साथ तमाम मुख्तदर हल्के और तबके, गवर्नर्स और इंटरम सेटअप जो दोनों सूबों में बैठा हुआ है, ये सारे एक पेज पे हैं। इन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना 90 डेज़ में। फॉर वन रीज़न आर दी अदर उन्होंने कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई तरीक़ाकार करना है। अब गुस्सा क्या है इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे? इन्होंने 16 तारीख को एक रिकमेंड किया, एक थ्रू नोट और रिकमेंडेशन भेजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो कि तरीक़ाकार होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वही सोमोटो नोटिस ले सकता है, कोई जज नहीं ले सकता, ना ही हाई कोर्ट्स ले सकती हैं। अब उसके ऊपर उन्होंने रिकमेंड करके, प्रपोज करके भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आप इस पर सोमोटो नोटिस लें, और जिसके ऊपर बहरहाल इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आया था, वो भी अमल दरामद नहीं हुआ। इस दौरान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का भी आ गया एक आर्डर कि जी 57(1) के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत भी 9 तारीख रख दी है अप्रैल इलेक्शन के लिए। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने आर्डर नहीं किया, हालांकि इलेक्शन कमीशन तो पाबंद था। जब उनके पास एक आर्डर आ गया 57(1) का, इलेक्शन कमीशन को 57(2) के तहत अपना शेड्यूल जारी कर देना चाहिए था और इलेक्शन में चले जाते। अगर किस कोई एग्रीव्ड होता तो वो चैलेंज करता बिफोर ए फोरम, खा वो पॉलिटिकल पार्टी होती या कोई शख्स होता या कोई बंदा होता, क्योंकि वो तो पाबंद थे इलेक्शन एक्ट के मुताबिक। उन्होंने भी उसको चैलेंज नहीं किया, उसको ना चैलेंज किया ना एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर बैठ गए। कभी अटॉर्नी जनरल को बुला रहे हैं, कभी किसको बुला रहे हैं कि जी हमने तो इसको मानना नहीं है, ना ही कंसल्टेशन के लिए उनके पास गए। तो ये सारे फैक्टर सामने रख के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सोमोटो नोटिस भी लिया, और उसके अंदर हमारी पटिशन थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पटिशन थी। सबसे पहली पटिशन थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन नंबर 1, उसको भी फैक्स किया। फिर इस दौरान स्पीकर्स की तरफ से भी पटिशन आ गई। स्पीकर, क्योंकि स्पीकर वो ओहदा होता है कि जब तक अगला स्पीकर इलेक्ट ना हो उसका ओहदा बरकरार रहता है, वो आइन के तहत वो रहते हैं। अब वो चूँकि एग्जिस्टिंग स्पीकर भी वही कहलाएंगे, वो आ गए कि जी असम्बली में
चलनी है, देखें आइन के तहत चलनी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए। अब 3 महीने से ज़्यादा ये नॉन इलेक्टेड लोग या आर्जी जो बैठे हुए हैं ये चल नहीं सकते, रह नहीं सकते। इलेक्शन 90 डेज में होना है, उनकी भी पटिशन आ गई तो सुप्रीम कोर्ट में सुमो नोटिस लिया। बेसिकली इनकी बदनीयती है, इनकी प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, इनकी सिर्फ ब्लैकमेलिंग है PMLN की। मरियम नवाज़ के आप वो जो जलसे में उन्होंने कहा इट इज़ ए क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दूसरा राना सनाउल्लाह ने जो ट्वीट किए और जो स्टेटमेंट दी, फिर ख्वाजा आसिफ ने जो किए पार्लियामेंट में, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत चल रहे हैं। ये नहीं है कि कोई एक बंदे ने फरते जज्बात में आकर कह दिया और वो उसका मकसद नहीं था कहना, लेकिन ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अदलिया को बदनाम करना, उनको प्रेशराइज़ करना, उनको डिफेम करना, निज़ाम में इंसाफ में मुतासर होना और एक पेंडिंग केस के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ये कर रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए, कंटेम्प्ट नोटिस होने चाहिए और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये ना किया गया तो इसका मतलब यह है कि कल कोई और उठेगा, कोई तीसरा उठेगा, कोई चौथा उठेगा, तो वो बन जाएगा ना, एक वो फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा जो मर्जी आए और अनएंडिंग ये एक सिलसिला चल पड़ेगा, जिसका नुकसान हमारे एक अवाम को, हमारे निज़ाम इंसाफ को, हमारी अदलिया को, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की अनसर्टेन कैफियत में पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी में वाहिद उम्मीद की किरण है, वो है अदलिया। लोग उनकी तरफ देखते हैं क्योंकि इकोनॉमी के तौर पर आप तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, पॉलिटिकली पोलराइज सोसाइटी बन चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यास पैदा करने की अगर कोशिश की गई और अदलिया को डिफेम करने की कोशिश की गई तो ये सबसे बड़ा लॉस होगा और आखिरी सबसे बड़ा लॉस ये फिर वो नाउ और नेवर वाली सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो लोगों की मोहब्बतें थी वो ख़त्म हो गई, जो लोगों की एक मोहब्बत होती है एक वो ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर एक इंसिडेंट भी ऐसा आएगा जब आप एक शख्स को उठा करके तशद्दुद करके नंगा करके मारेंगे तो आम आदमी मोहब्बत नहीं करेगा, आपके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा हो जाएगा। इस नफरत को कम करने की ज़रूरत है अदलिया और अवाम के दरमियान, क्योंकि जो स्टेट होती है वो अवाम को अपनी माँ का दर्जा देती है कि वो बच्चों की तरह है। स्टेट एक प्रोटेक्शन देती है। बिल्कुल, अगर तो ये राइट है। स्टेट के अंदर, अगर रियासत के अंदर इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, अदलिया का वक़ार कम होना शुरू हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया होगा हमारे मुल्क में। फिर कोई इदारा महफूज नहीं रहेगा, जिसकी वजह से अवाम और रियासत के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसका ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा। जब इत्मीनान मुतज़लज़ल हो जाएगा तो रियासत की बुनियादें, ये वही बात है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, तो वही बात हो गई। सिद्दीक जान की जानिब आऊँगा। सिद्दीक जान, ये बताइएगा कि इस वक्त इस मुहिम की असल आपको वजह क्या लग रही है? इसमें से डिलीवरेबल्स यानी इसके अंदर वो क्या हासिल क्या करना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, इस वक्त एक तो ये नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है शरीफ खानदान के लिए, मुस्लिम नून के लिए और PDM के लिए। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। उसकी वजह यह है कि इनकी ज़िंदगी और मौत, सियासी ज़िंदगी और मौत का मामला है। अगर 90 रोज़ में जो आइन कहता है इलेक्शन होने चाहिए और शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, ये जो पिटीशन लेकर गए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब ने अप्रिशिएट किया शुएब शाहीन साहब को कि सबसे पहले अदालत के दरवाजे पर दस्तक जो है वो शुएब शाहीन साहब ने दी इस अहम मामले पर जो कि आइनी मामला था। उसके बाद देखें, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस वक्त कोई पाकिस्तान की कुव्वत, कोई ताकत, जिनको बड़ा जोम है, बड़ा उनको गरूर है, बड़ा तकब्बुर रखते हैं, कोई पाकिस्तान की ताकत इस वक्त इमरान खान को आने से नहीं रोक सकती। और यही वो चीज़ है जिस वजह से हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। दूसरा जो इस वक्त अदलिया पर अटैक के मामलात हैं उसकी 3 और वजूहात हैं। एक, जो नैब तरमीम का केस चल रहा है, ये चाहते हैं कि अदलिया को दबाव में लाकर और ये ऐसी चीज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नैब तरमीम को जो है वो बरकरार रखे, ताकि वो जो करप्शन लूट मार जो उन्होंने की है, जो एनआरओ लिया है, वो जो है बरकरार रह सके। साथ ही मियां नवाज शरीफ जो सलाहियत मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है और इनको लगता है कि बहुत से फोरम्स पे तो वो ये चीज़ें मैनेज कर लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से शायद मैनेज ना कर पाएँ, तो उसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट को डिफेंसिव पर लेकर जाना है। फिर आखिरी जो मामला है वो शहर इक़्तिदार में कोई बात हो रही है, कोई केस आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो है वो कोई मार्च अप्रैल में कोई केस, कोई शहर इक़्तिदार में बातचीत चल रही है, पता नहीं है वो क्या केस होगा, बताया जा रहा है। उसकी वजह से भी अदलिया को प्रेशराइज करना जो है वो मकसूद है। तो ये वजूहात हैं जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो अटैक किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं। और इसमें जो आप शुएब शाहीन साहब से पूछ रहे थे कंटेम्प्ट का, मेरा ख्याल है इसमें ये भी शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान देख रहे हो कि बजाय वो इन चीज़ों में उलझने के, जो ये चाहते हैं कि इन चीज़ों में उलझे अदलिया, सोमोटो ले, तौहीन अदालत की इनके खिलाफ कार्रवाई करे,
अगर अदालत जो मेन चीज़ है कि अगर इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो मेरा ख्याल यही काफ़ी है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तो किसी भी स्टेज पर हो सकती है, लेकिन अभी जो आम मामला है वो 90 रोज़ में इलेक्शन का है, और वो अगर हो जाता है और पाकिस्तान एक साइड पे खड़ा है, अवाम पाकिस्तान और इमरान खान एक साइड पे खड़े हैं, और बाकी सब के सब जो है वो दूसरी साइड पर खड़े हैं, बशमूल इलेक्शन कमीशन और दीगर जो इदारे हैं वो सारे। ये चीज़ तो अब वाजे भी होती जा रही है, और यूं लग रहा है कि अब इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, अवाम खुद देख रही है ये सब कुछ होता हुआ। इस वक्त हसन खबर साहब, आपकी जेल भरो तहरीक भी जारी है, और उस हवाले से तनकीद ये हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, वो ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि जी अब ये जेल भरो तहरीक रही नहीं और इसे उन्होंने नया नाम दे दिया। आपको क्या लगता है कि इसमें जो चीज़ें अचीव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाह रही है जेल भरो तहरीक में, क्या ये कामयाबी से जा रही है? और इसमें जो गवर्नमेंट कर रही है कि बंदों को पहले पकड़ लेते हैं, फिर कहीं वीराने में जाके उतार देते हैं ताकि गिरफ्तारियां ना डालनी पड़ जाएं, और फिर वो एक नैरेटिव बना दिया जाता है, फिर कुछ वीडियोस वीरानों के अंदर ऐलानात करके कि जिसने गिरफ्तारी देनी है वो आ जाए, ये सब कुछ क्या इस तहरीक को सिर्फ अंडरमाइन करने के लिए हो रहा है, या फिर ये तहरीक असल में उतनी कामयाब नहीं हो पाई और उतनी पजीराई नहीं हासिल कर पाई जितनी करना चाह रहे थे? देखिए, तहरीक जो है वो तो मैं समझता हूँ कि हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा कामयाब है और इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। पहले मैं आपको 1 मिनट में बता दूँ कि तहरीक है क्या। देखिए, बात यह है कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। इस सूरत हाल में जबकि हुकूमत गैर कानूनी हैसियत रखती है, अवाम उससे तंग है और वो आइन पर अमल दरामद नहीं करवाना चाह रही, हमारे सामने 2 ही तरीके हैं जिन पे हम अमल कर रहे हैं। एक है कानूनी चाराजोई का रास्ता, जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ है, दोनों स्पीकर, सूबाई स्पीकर जो थे उनकी पिटीशन वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा तरीका है एहतजाज का। मैं आपको बताऊँ, इस वक्त लोगों में इतना गम और गुस्सा है कि हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना है, और इसीलिए इमरान खान ने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया है जिसके अंदर वायलेंस नहीं है, जो कि नॉन वायलेंट तरीका है, जिसमें जलाओ घेराव नहीं है, जिसमें यह अंदेशा नहीं है कि मामलात हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुस्तरब है। बात यह है कि हमने जब लाहौर से इसका आगाज़ किया तो हमने तो ये कहा कि 200 कारकुन गिरफ्तारी देंगे और 3 हमारे लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तारी देंगे, जिसमें सेनेटर वलीद इकबाल थे, उमर चीमा साहब थे, मुराद राज साहब थे। आपने देखा कि जैसे ही तहरीक शुरू हुई, लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने कहा कि जी हम खुद आगे बढ़कर गिरफ्तारी देंगे। उसके बाद हर शहर में आपने देखा, पेशावर के अंदर इतना बंदा था कि इनकी हिम्मत ही नहीं हुई किसी को गिरफ्तार करने की। फिर हर शहर आगे बढ़ता रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो कोशिशें कर रहे हैं ना, यानी मीडिया के ऊपर गलत खबरें चलवानी और इस तरह की बातें करनी, ये समझ आ रही है कि इससे इनको तकलीफ हो रही है। अगर तकलीफ ना हो रही होती तो चलने देते। एग्जैक्टली, पॉइंट मैं यहाँ पे हसन खबर साहब सिद्दीक जान की जानिब आना चाहूँगा। सिद्दीक जान, ये बताइएगा कि इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इंतखाबात आप कवर भी करते रहे हैं चीज़ों को, और एक सहाफ़ी को वैसे भी इधर उधर से खबरें मिली जाती हैं, क्या लग रहा है इंतखाबात आपको 90 दिन में होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, इसमें जो सूरत हाल है ना, आप क्योंकि इस वक्त लड़ाई बहुत आगे चली गई हुई है, तो मैं इस वक्त तक आपको ये नहीं कह सकता कि मुझे 90 दिन में इलेक्शन नजर आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हुक्म देती है तो इस वक्त तक यहाँ तक बातें चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म बहुत से इदारे नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? क्यास होगा, मुल्क में इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी। और इसमें हुकूमत ये चाहती है कि वो सियासी शहीद बने, ये चाहते हैं कि कोई गैर आईनी इक़दाम हो और वो लंबे अरसे के लिए हो। और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई गैर आईनी इक़दाम होगा तो ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरा गैर आईनी इक़दाम होगा जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा शरीफ ख़ानदान को देगा। पहला जनरल ज़िया उल हक साहब का दौर था जिसमें सबसे ज़्यादा शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा हुआ था, और अब अगर गैर आईनी इक़दाम होगा तो उसका फ़ायदा भी शरीफ ख़ानदान को होगा। और ये चाहते हैं गैर आईनी इक़दाम हो, ये चाहते हैं इंतशार हो, क्योंकि देखें ना तो ये अवाम के वोट से आए हैं, ना ये अवाम के वोट से आ सकते हैं। ये जहां से मुसल्लत किए गए हैं ये उसी रास्ते से दोबारा आ सकते हैं। और इस वक्त इनका फोकस सिर्फ उधर है। इस वक्त ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये इस वक्त सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं। शुक्रिया सिद्दीक जान आपका। यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद शुएब साहब और हसन साहब के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि इस वक्त मुल्क में किस तरह से पाकिस्तान के जो इदारे हैं और बिलखुसूस अदलिया पर इस वक्त एक पूरा हमला लॉन्च कर दिया गया है। शुएब साहब, ये बताइएगा कि हम आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मना रहे हैं, ये वो साल है,
और एक ऐसे मौके पे हम मना रहे हैं जब पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातें एक जमात को साइड पे रख के और पूरे का पूरा हुक्मरान इत्तेहाद एक आइन की शिक जो है उसकी पासदारी ना हो उस चीज़ पर बज़ेद है, और वो ना हो पाए उसके लिए वो इस चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं कि आपकी जुडिशरी कम अज़ कम, मैं समझता हूँ हर दौर में एस्टैब्लिशमेंट से भी ज़्यादा जुडिशरी जो है वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो एंड पे और तो कोई हल नहीं है। मेरे साथ भी कोई ज्यादती हो एंड पे मैंने तो अदालतों में ही जाना है। उस पर से एतमाद भी वो ख़त्म कर रहे हैं और कॉन्ट्रोवर्शियल भी कर रहे हैं, और आइन की इतनी बातें करते हैं, जमहूरियत की इतनी बातें करते हैं, आइन से भी भाग रहे हैं, जमहूरियत से भी भाग रहे हैं। देखिए, बात यह है कि चूँकि इनकी नीयतें ख़राब हैं, ये लोग माफिया का रूप धार चुके हैं, माजरत के साथ ये सियासी जमातें नहीं रहीं, सिविलियन सुप्रीमेसी का सिर्फ ख्वाब रह गया है। एक्चुअली ये सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको ना आइन चाहिए, ना इनको क़ानून की हुक्मरानी चाहिए, ना इनकी बालादस्ती चाहिए, ना अदलिया की तौक़ीर चाहिए। हर वो इदारा, हर वो शख्स जो इनकी हिमायत में या इनके गलत कामों में इनको सपोर्टिव फैक्टर हो जाए वो तो बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई इदारा या कोई इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग जुडिशरी इनके इस गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम की मुखालफत करे तो सबसे ज़्यादा मिलाइन उसी को किया जाता है। देखें, ज़ियाउल हक़ के ज़माने में 90 दिन का कह के वो चला गया 11 साल पे मुहित, और बीच में सिर्फ एक इलेक्शन हुआ, वो भी लूला लंगड़ा गैर जमाती। तो मुझे बताएं, आज इस आइन के होते हुए जो ये कहता है 90 डेज़ में इलेक्शन हो, और ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ PDM के लोग कहते हैं कि 90 डेज़ ज़रूरी नहीं है, इसके बाद नहीं लिखा हुआ कि क्या होगा। भाई, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो ही नहीं सकता 90 डेज़ के अलावा। नॉट लेटर दैन 90 डेज़ है, मीनिंग देयर बाई 90 डेज़। अगर नॉट लेटर दैन 90 डेज़ लिखा हुआ है तो फिर 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं, नया सेटअप आना है। क्योंकि इंटरम सेटअप तो कोई मेजर पॉलिसी नहीं बना सकता, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं दे सकता, वो किसी को प्रमोशन नहीं दे सकता। आप कहते हो कि उसको बिठा दें, ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है जो कुछ ये करने जा रहे हैं। अब अगर कोर्ट ने, बल्कि मैंने तो कोर्ट में ये कहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना सुने, क्योंकि हम आए हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए। हम आए आइन की एक तशरीह करने के लिए। क्या ये डेट गवर्नर ने देनी है? क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट दी है वो दुरुस्त है? क्या गवर्नर्स और ये इनके दरमियान और आइन और लॉ के दरमियान अगर कोई तसादुम है या कोई कन्फ्लिक्ट है तो क्या इसके बाद इबहम को दूर कैसे किया जाए? या इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है? ये 3 पार्टीज़ हैं जिनको सुनना ज़रूरी है। उसके अलावा आपने तशरीह करनी है। मैंने कहा ये जब आर्डर होगा कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका मिलेगा कि वो पार्टिसिपेट करें। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हक में फ़ैसला है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। जब किसी के ख़िलाफ़ फैसला देना मकसद हो तो उसका सुनना होता है। आर्टिकल 10 ये कहता है जब आप किसी के हक में फैसला दे रहे हैं तो उसको ना भी सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ा। विक्टिम्स कैसे हो गए? ये तो एक 2 आईनी ओहदे हैं, गवर्नर्स, उनके ऊपर है बात, या फिर इलेक्शन कमीशन है, या फिर निगरान हुकूमत। इसमें ये विक्टिम कैसे बन गए? मैं वही कह रहा हूँ ना कि बात यह है कि बदनीयती है ना। जब बदनीयती है कि आइन पे अमल दरामद के लिए ये पटिशन है कि 90 डेज़ मीन्स 90 डेज़, वो तो आइन बताता है ना। अदलिया भी चाहे तो 90 डेज़ में एक कॉमा भी चेंज नहीं कर सकती, उसको एक दिन भी आगे नहीं बढ़ा सकती। ये 91 भी नहीं हो सकते, ये 92 भी नहीं हो सकते। 90 डेज़ मीन 90, ये आइन का तकाजा है। आइन के तहत सिर्फ ये चेक करना है इन्होंने कि ये डेट जो प्रेसिडेंट ने दी है वो दुरुस्त है, या गवर्नर्स ने नई डेट देनी है, या इलेक्शन कमीशन ने देनी है। इसकी तशरीह करके अगले हफ्ते में बता देगी कोर्ट। अब उसके ऊपर जो हंगामा किया जा रहा है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान की लीड उनको नज़र आ रही है और इनकी जो पोजीशन है वो नज़र आ रही है कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे। उसके लिए हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी आइन की खालिक है एक लिहाज से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुतफिक, लेकिन वो क्रेडिट तो है ना, वो लेते हैं। इनको इस क्रेडिट का ट्रू सेंस में क्रेडिट लेना चाहिए कि वो खड़े हो जाएं कि नहीं, आइन का मतलब है 90 डेज़, हम इनके साथ नहीं खड़े हुए। उनको तो इस पे स्टैंड लेना चाहिए। और उसके साथ साथ देखें, आइन के तहत जो ह्यूमन राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी जिस तरह वायलेशन या मुल्क में तो अंधेर नगरी चौपट राज है। मैं हसन खबर साहब की जानिब आना चाहूँगा। हसन खबर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक भी चल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम भी है, इमरान खान साहब अपना जो मुतालबा है उससे पीछे भी नहीं हट रहे, लेकिन इस सब के बावजूद अगर ये इसी तरह से चीज़ें चलती रहती हैं और वही कि इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन भी अपनी रविश नहीं छोड़ता, निगरान हुकूमतें भी, और 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते, तो PTI की क्या पॉलिसी होगी?
देखिए बात यह है कि इस वक्त जो है ना, मैं ज़रा शैब साहब की बात से शुरू करता हूँ जिन्होंने बात की है। देखें ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करें और जो उनका काम भी है, लेकिन आइन की तशरीह का सवाल वहाँ पे उठता है जहाँ पे कोई अबहाम हो। जहाँ पे कोई अबहाम ही नहीं हो वहाँ पे तो कोई तशरीह वाली बात नहीं है। हाँ ये बात है कि अब अगर हुकूमत मुकर गई कि जी हमने तो आइन पे चलना ही नहीं है, तो आइन पे अमल दरामद करवाने का काम बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन इस वक्त कोई अबहाम नहीं है, इस वक्त तशरीह का मसला नहीं है, इस वक्त अमल दरामद का मसला है मेरे नज़दीक। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस साल गोल्डन जुबली हमें मनानी चाहिए थी आइन की, उस साल हम और आइन खुद अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। और आइन को पामाल करने वालों में एक जिस शख्स ने आइन दिया मुल्क में उसका नवासा है, और दूसरा वो शख्स है जो कि तब सियासत में वारिद हुआ जबकि आइन इस मुल्क में नहीं था, जनरल ज़िया के दौर में। ये चीज़ें तो इस वक्त स्टार्ट चुकी हैं आसान खबर साहब, और पूरी कौम ये पूरे का पूरा तमाशा जो इन्होंने लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कानून के साथ और आइन के साथ भी अब खिलवाड़ की कोशिशें कर रहे हैं। पूरी कौम इन चीज़ों को विटनेस कर रही है और अब समझ भी रही है, क्योंकि ये बड़े वेल अवेयर लोग हैं, ये इल इन्फॉर्म्ड नहीं है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपका भी, आसान खबर साहब आपका भी। ब्रेक के बाद होगा पोस्टमार्टम। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त हुआ है अब पोस्टमार्टम का। अंधेर नगरी चौपट राज, ये मुहावरा तो सुना ही होगा नाज़रीन आपने। इस वक्त ये मुल्की हालात पर सही सादर होता नजर आता है। गिरफ्तारियां, मार धाड़, गुमशुदगियां सब रूज पर हैं, जिसकी हालिया मिसाल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का लापता होना है। मोहम्मद खान भट्टी को लापता हुए तकरीबन 20 दिन होने को आए हैं, लेकिन अंदाजा करें कि इस मुमलिकते खुदादाद पाकिस्तान में 22 ग्रेड का शहरी, 22 ग्रेड का अफसर लापता है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। यकीनन ये वाकया बतौर कौम हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि मुहज़्ज़ब मुआशरों में तो जानवरों के भी हुकूक हुआ करते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक पार्लिमानी लीडर हैं काफ लीग के साजिद खान भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मोहम्मद खान भट्टी लापता हैं, इमरान खान साहब ने भी अपने खिताब में इसका जिक्र किया है। एक 22वें ग्रेड का अफसर इस मुल्क में गायब है, आसमान खा गया या जमीन निगल गई? किन किन फॉरम्स पर आप गए हैं और इस वक्त तक भट्टी साहब की कोई खैर खबर है आपके पास? जी, जिस तरह ही पंजाब की असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, उसके बाद जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है इस निगरान हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने जो है उन पे शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में उन्होंने उन पे 2 FIRs दी, FIA में और एंटी करप्शन में। तो उस सिलसिले में वो अदालत से अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेना चाह रहे थे, प्री अरेस्ट जो है वो लेना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे अदालतों के बाहर को इस तरह का माहौल बनाया गया था। करीब 500 से 1000 के करीब पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं, कुछ सिविल वर्दी में लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पंजाब में उनको मौका नहीं दिया गया कि वो अपनी प्री अरेस्ट करा सकें या प्रोटेक्टिव बेल ले सकें। वो बेल लेने के सिलसिले में सिंध जा रहे थे। सिंध रास्ते में हैदराबाद के जो मटियारी के करीब जो है वहाँ नाका लगा के सिंध पुलिस ने और कुछ जो सिविल कपड़ों में लोग मलबूस थे उन्होंने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। और जिस वक्त उन्होंने गिरफ़्तार किया वो टेलीफोन पर पीछे अपनी घर में अपनी वाइफ के साथ राब्ते में थे, और वहाँ से उस पुलिस वालों से पूछ के उन्होंने बताया कि मुझे किस इलाके से गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये मटियारी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन है, तो यहाँ से आपको लेके जा रहे हैं। उसके बाद से हमें कोई ख़बर जब उनकी ना मिली, टेलीफोनिकली उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हमने वहाँ सिंध पुलिस के साथ राब्ता किया तो कोई जवाब ना आया। तो फिर हमने उनकी बाजियाबी के सिलसिले में पटिशन जो है एक लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की, और साथ ही साथ हमने एक सिंध हाई कोर्ट में पटिशन फ़ाइल की। लेकिन उन पटिशन्स में हमने मुख्तलिफ महकमों को, जैसे DG एंटी करप्शन है पंजाब और DG FIA, DG रेंजर, सिंध पुलिस और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को हमने उसमें फ़रीक बनाया। लेकिन डिफरेंट हेयरिंग्स में जब ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं अदालत के रूबरू पेश हुए, इन सब डिपार्टमेंट्स ने
उनकी गिरफ़्तारी करने से कहा कि हमने उनकी गिरफ़्तारी नहीं की, इनकार किया कि हमने उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया कि हमें ये मुख्तलिफ़ मुकदमात में मतलूब है। उस पर हमारे कौंसल ने सवाल भी किया, अगर आपको ये मुख्तलिफ़ मुकदमात पर मतलूब हैं तो आज इतने दिन गुजरने के बाद आपने उनकी गिरफ़्तारी के लिए क्या क्या कोशिशें की है। इस पर ये सारे महकमे जो हैं तो ये लाजवाब थे। तो हमें बिल्कुल यकीन है ये भट्टी साहब जहाँ भी इस वक्त मौजूद हैं वो हुकूमत ने उनको गायब किया हुआ है, वो उनके कब्ज़े में है, वो उनको अपने कब्ज़े में लेकर चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ और मोनस लाई के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाना चाह रहे हैं और वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कोशिश वो कर रहे हैं जिससे वो उनको वादा माफ़ गवाह बना। अच्छा, यहाँ पे साजिद साहब ये बताइए, आपको क्या लगता है कि इस वक्त ख़तरात क्या हैं मोहम्मद खान भट्टी को, और इस वक्त आपके और उनकी फैमिली के क्या ख़दशात हैं? देखें, मेरे समेत तमाम फैमिली जो है इस वक्त हर तरह का ख़दशा जो है वो ज़ाहिर कर रही है। अब वो हमारे सामने नहीं है, जब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगे, उनकी खैर खरीद का पता नहीं होगा, तो हमारे जहन के अंदर हर किस्म के सवाल उठ रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है आप मीडिया से भी, सिविल सोसाइटी से भी और ख़ास तौर पे आला अदलिया से भी कि इस पे सख्त नोटिस लें। जिस सिलसिले में हमने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया है, मैंने वहाँ पे पटिशन फ़ाइल की है, तो मेरी ये दरख्वास्त आला अदलिया से भी है कि वो मेरी पटिशन मंजूर करके जल्द अज जल्द हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव डाले कि मोहम्मद खान भट्टी जहाँ कहीं भी हैं, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर जो है वो इस वक्त लापता है और हुकूमत जो है बिल्कुल भी किसी किस्म की कार्रवाई उनको बाजियाब करवाने में नहीं कर रही, बल्कि उल्टा हुकूमत ये कह रही है हमें बिल्कुल उनकी गुमशुदगी के बारे में कोई इल्म नहीं है। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ आला अदलिया से कि इस पर सख्त से सख्त नोटिस लें और हर मुमकिन कोशिश वो करें जिससे मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो बाजियाब हो सकें। ना सिर्फ मोहम्मद खान भट्टी, उनके साथ उनके 3 और साथी भी थे, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो भी बहुत शदीद इस वक्त परेशानी में हैं, उनके बच्चे इस वक्त शदीद परेशानी में हैं। तो अगर उन पर कोई मुकदमात हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हर शख्स को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक देता है। वो उन पे मुकदमात हैं तो उनको सामने लेके आएँ, वो अपने मुकदमात का सामना करें। एक बार फिर मैं दरख्वास्त है मेरी मीडिया से, सिविल सोसाइटी से और ख़ास तौर पे आला अदलिया से कि वो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाल के वो जो मैंने पटिशन फाइल की हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त परवेज जो है उन्हें चारों जानिब से घेरा जा रहा है, उनके तमाम करीबी लोगों को उठाया भी जा रहा है, तो आपको लगता है कि अगली बारी चौधरी साहब की होगी? उनके घर पर छापे तो ऑलरेडी मारे गए हैं, और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो लायामल क्या होगा आपका? क्योंकि अब तो ज़्यादा गुस्सा होगा, पीटीआई में शमूलियत से बहुत से लोग नाखुश भी हैं। कुछ इसमें कोई शक नहीं है, चौधरी परवेज़ लाई साहब के मोहम्मद खान भट्टी समेत मुतअद्दिद साथियों को या तो अगवा किया जा रहा है या उन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अगर चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ कोई इस तरह की वो इंतकामी कार्रवाई करते हैं तो इंशाअल्लाह उसका हम भरपूर तरीके से जवाब देंगे, पूरी अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे और हम हर वक्त हर हालत में चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ये खदशात हमें बिल्कुल थे कि पीटीआई में शामिल होने से बहुत से लोग नाखुश होंगे, लेकिन अब हमने अपने सियासी मुस्तकबिल जो है, हमारा सियासी मुस्तकबिल जो है वो पीटीआई के साथ है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि चौधरी परवेज़ समेत आप सब ने काफिली को खैरबाद तो कह दिया है और पीटीआई ज्वाइन भी कर ली है, वजूहात क्या थी और अब काफिली जो है उसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ लाई साहब समेत जो हमारी साबका पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी थी, उन तमाम मेंबरान ने पीटीआई को बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर लिया है। इसमें वजूहात ये थी कि अरसा 4-4.5 साल थे हम पीटीआई के साथ कोलिशन में थे, तो उसमें हमारा काफ़ी अच्छा सारे मेंबरान के साथ, पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशन जो है डेवलप हुआ था। उनकी भी ख्वाहिश थी कि हम या तो काफिली को पीटीआई में ज़म कर लें या फिर बाकायदा तौर पे हम पीटीआई में शामिल हो जाएं।
उसमें हमारे पास ऑप्शन यही था कि हम PTI में शामिल हो जाएं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह PTI में बाकायदा तौर पे शामिल हो चुके हैं। काफ लीग के मुस्तकबिल के बारे में अब जो काफ लीग में लोग हैं वही बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भट्ट साहब एंड पे ये आपसे पूछना चाहूँगा कि चौधरी साहब को तो PTI का मरकज़ आने का ऐलान हो चुका है। अब पंजाब असम्बली में काफ लीग के साबिक पार्लिमानी लीडर भी आप रह चुके हैं। अब आइंदा क्या तरीक़ाकार होगा? कोई फार्मूला तय पाया है PTI में कि किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी? जी बिल्कुल जी, चौधरी परवेज़ साहब को तरीक़े इंसाफ का मरकज़ी सदर का ऐलान किया जा चुका है चेयरमैन तरीक़े इंसाफ की तरफ से। तो आइंदा का लायामल जी बैठ के मरकज़ी क़यादत के साथ तय कर लिया जाएगा। हमने तो अनकंडीशनली PTI में ज्वाइनिंग की है। तो वैसे खान साहब ने बारहा कहा है, मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की जो मीटिंग हमारी होती रही है, कि ये जो MPAs गुज़िश्ता असम्बली में थे इन सब को तो हम टिकट ज़रूर जारी करेंगे। इसके अलावा जो बाकी मेंबरान हैं या बाकी जहाँ पे हमारे मेंबर्स नहीं थे PTI के, वो इंशाल्लाह उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो बैठ के डिसाइड सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। खान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।